का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं जन अभियान परिषद के प्रदेश के उपाध्यक्ष सम्मानित डॉक्टर श्री जितेंद्र जामदार जी। आपको भी सम्मान मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। मंचासीन होने हेतु खंडेलवाल जी से आग्रह है कि आप भी मंचासीन होवे। आदरणीय श्री प्रदीप पांडे जी भाई साहब हमारे बीच उपस्थित हैं। पूर्व है कि भाई साहब आप भी मंचासीन होवे। सम्मानित सादर आग्रह करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करना थी वीणावाड़ी सरस्वती शिशु मंदिर लगी शिशु मंदिर निचोड़ दो उसको एक बार पहले जी, निचोड़ो उसको। आचार्य महेश योगी है ना, उनका काम भाई पौधे हैं। वाह, डायबिटिक को स्टीविया। इसी क्रम में आग्रह बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल, पैक करके भिजवा देना दादा के पास कि भाई साहब का भी तिलक कर एवं पौधा भेंट करके स्वागत करें। जैसा कि विषय आप सभी को लगभग इंगित है, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। विगत वर्ष दिसंबर 2022 से आगामी नवंबर 2023 तक की हमारा यह अध्यक्षता का कार्य, इस विषय को लेकर के आज का ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित है। मैं ससम्मान सादर आग्रह करता हूँ आदरणीय श्री अखिलेश खंडेलवाल जी से आप पधारें और आज के इस कार्यक्रम में अपने विचार और स्वागत उद्बोधन के साथ आज के इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के बीच संवाद और उनके सम्मान कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी बंधुओं भगिनी का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे बीच में कहा जाता है सेवा है अग्निकुंड समिधा सम हम जलें, और हम अपने समय को समाज की सेवा में लगाकर समाज के उन्नयन के लिए, समाज के कल्याण के लिए काम करते हुए भारत पुनः विश्व गुरु के पद पर आरूढ़ हो, इसके लिए कार्य में रत हैं। आज के इस संवाद सम्मान कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के सम्मानीय उपाध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जामदार जी, मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष, सेवी और पर्यावरण के लिए नित्य नए कार्य कर समाज को संदेश देने वाले, सेवा करते रहें, समाज को नई दिशा देते रहें। इसी भावना के साथ यह मील का पत्थर साबित होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का पुनः स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये संगोष्ठी यहाँ आयोजित है। मैं ससम्मान सादर आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मुख्य वक्ता। आकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। रत्नाकर धौतपदां हिमालय वंदे भारत मातरम सबिंदु सिंधु सुस्खल तरंग भंग रंजितम विशत्सुपापजात जात कारिवारी संयुतम कृतांत दूत काल भूत भीत्यारि वर्मते त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। G20 के कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत C20 सिविक 20 की संगोष्ठी में मंच पर विराजमान मेरे प्रिय मित्र, हम सब के मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय दादा तपन भौमिक जी,
मुझसे पूर्व जन अभियान परिषद में जिन्होंने अत्यंत कुशलता और दक्षता पूर्ण अनेक वर्षों तक जन अभियान परिषद का मार्गदर्शन किया, ऐसे आदरणीय प्रदीप पांडे जी, आदरणीय मोहन नागर जी, आदरणीय परेश जी, आदरणीय खंडेलवाल जी, यहाँ उपस्थित सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले नर्मदापुरम क्षेत्र के समस्त कार्यकर्ता बंधुओं, सम्माननीय मातृशक्ति, बड़े भाग्य की बात है कि कल ही हमने आदि गुरु शंकराचार्य भगवत पाद भाष्य एकत्रित हुए हैं श्री नर्मदा जी के तट पर। अत्यंत सुरम्य स्थल, ऐतिहासिक नगरी नर्मदापुरम, जो आध्यात्मिक चेतना से परिपूर्ण है। इसका कण कण शिव चेतना और नर्मदा जी की चेतना का प्रतिरूप है। ऐसे स्थान पर हम एक ऐसा श्रेष्ठ कार्य करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो श्री नर्मदा जी का मूल स्वभाव है। विषय है सेवा का, और इस सेवा के लिए जो भिन्न भिन्न आयाम हैं, उन आयामों के विषय में नर्मदापुरम से क्या विचार निकल कर आता है, नर्मदापुरम ने किस प्रकार का दर्शन यहाँ के विद्वान प्रकट करते हैं, इस विषय को लेकर आज का ये कार्यक्रम आगे बढ़ने वाला है। मानव शरीर पंच तत्वों का बना हुआ है, और इन्हीं पंच तत्वों से ये सृष्टि बनी है। अपने एकात्म मानव दर्शन में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस बात को बार बार प्रतिपादित करते हैं, उसकी पुनरावृत्ति करते हैं कि व्यक्ति का प्रकृति से, सृष्टि से और समष्टि से सामंजस्य होना, निरंतर संपर्क संबंध होना, ये अनिवार्य है। और कल जिनका प्राकट्य उत्सव हमने मनाया है, उन्होंने तो बड़े स्पष्ट रूप से कह दिया कि ये जो पूरी सृष्टि दिखाई पड़ती है वो सब कुछ ब्रह्म का प्रकटीकरण, सर्वम खलु इदं ब्रह्म। जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो सब प्रत्यक्ष ब्रह्म का प्रकटीकरण। वही ब्रह्म हमारे शरीर में, वही ब्रह्म नदियों नालों में, सरिताओं में, सरोवरों में, वही ब्रह्म पर्वतों में, गिरी कन्नराओं में से हटकर जो अन्य प्राणी हैं, वो कीट पतंग हो, कीड़े मकोड़े हो, किसी भी प्रकार की जीवित अथवा जड़ प्रकृति हो, उसका आधार, उसको बनाने वाली जो तत्व है वो पंच तत्व ही है। और ऐसे अत्यंत पावन विचार को प्रकट करने वाले महापुरुष के प्राकट्य दिन के दूसरे दिन हम यहां बैठ करके इस विषय को चर्चा में लाए। मानव शरीर, चाहे उसके हाथ हो, चाहे उसके पैर हो, उसके नाक कान गला हो, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं और ये 4, इन सबको मिलकर जो प्रस्तुत होता है वो मानव शरीर। हम आंखों को उदर से अलग नहीं कर सकते, और इस शरीर का एक समग्रता से विचार करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। विचार करने वाले, बोलने वाले गण्य मानव है वो, और इस प्रकृति के अंदर जितने मूक प्राणी, गणनाम लघु चेतसाम अयम निज परो वेत्ति, गणनाम लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये उसका है, अयम निज परो वेत्ति गणनाम लघु चेतसाम। जिनकी चेतना, जिनकी बुद्धि क्षुद्र है, छोटी है,
जिनके पूरे के पूरे विचार का आयाम अभी बढ़ा नहीं है, ऐसे लोग ये मेरा है ये तेरा है इस पचड़े में पड़ जाते हैं। पर जिनका चरित्र उदार है, उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम, और इस वसुधैव कुटुंबकम की भावना को लेकर हम सबके लाडले प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस G20 के पूरे वर्ष को जो ब्रीद वाक्य दिया है वो है वसुधैव कुटुंबकम, वन वर्ल्ड वन फैमिली। हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, क्यों हो रहा है? टेरिटरी के ऊपर हो रहा है, गेहूं के ऊपर हो रहा है, तेल के ऊपर हो रहा है। अगर हम एक परिवार के सदस्य हैं तो क्या हम आपस में सामंजस्य स्थापित करके और कोई मध्य मार्ग नहीं निकाल सकते? आज पूरे विश्व के अंदर कोल्ड वॉर चल रहा है, शीत युद्ध चल रहा है, कहीं चीन और अमेरिका के बीच में, कहीं अन्य देशों के बीच में। क्यों होता है? उनका विचार करके, और जितने बिंदु G20 के कंसिडरेशन में है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो, चाहे वो पर्यावरण का संरक्षण हो, चाहे वो जल का संरक्षण हो, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे वो दिव्यांगों का सशक्तिकरण हो, और चाहे वो आज जिसकी चर्चा करने के लिए हम एकत्र हुए हैं, सेवा का विषय हो, सिविक 20 का विषय हो, इसका मूल विचार अगर हम देखें तो हमको हमारे वेदों में, हमारे वेदांत में, उपनिषदों में और हमारे प्रकरण ग्रंथों में बारंबार मिलता है। शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध कथाएं हम सब जानते हैं। महाभारत में भीष्म पर्व में राजा शिरी की कथा है। राजा शिरी अत्यंत दानी प्रवृत्ति के, अत्यंत धर्म प्रिय दानी ऐसे राजा अपनी सभा में बैठे हुए थे, और उस सभा में अचानक सबके देखते देखते एक सफेद कबूतर, कपोत उनकी गोद में आकर बैठ जाता है। मानवीय भाषा में उनसे बात करने लगता है। कहता है कि मेरे प्राणों की रक्षा करिए राजा, त्राहि मां, त्राहि मां। ये बाज मेरे पीछे पड़ा हुआ है, आज निश्चय ही मैं मारा जाऊंगा। मेरा परिवार आज मुझे खोकर अत्यंत दुखी होगा। इस बाज से मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए नाथ। राजा शिवी अत्यंत प्रेम से उसकी पीठ पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं कि जो राजा शिवी के शरण में आया है उसको कोई व्यक्ति नष्ट नहीं करता, नहीं कर सकता। कोई उसके अंदर आकर के वो भी मानवीय भाषा में बात करता। वो कहता है राजा शिवी, तुम तो राज्य शासन के सूत्रों को समझते हो, और राज्य जिस प्रकार ये कपोत या कि हम बाजों का भक्ष्य भोजन आहार, ये कपोत और अन्य छोटे पशु हैं, तो मुझे आप मेरे भोजन से क्यों वंचित कर रहे हैं? ये करना है मेरा कर्तव्य। और इसे कपोत आपसे कुछ भी कहे, मेरा निवेदन यह है कि आपकी न्यायप्रियता के बड़े बड़े किस्से हैं, बड़ी बड़ी कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, उसको सिद्ध करिए कि ये कपोत आपका प्रिय है अथवा मैं आपको प्रिय हूं। राजा श्री ने जरा भी विचार नहीं किया। कर्तव्य का पालन करने के लिए उन्होंने अपने पार्षदों को आग्रह किया कि इस बाज पक्षी को, इस कपोत के वजन का दूसरे किसी पशु का मांस दे दिया जाए। हो ही नहीं सकता, परंतु मुझे तो अपने सिर काटने को उद्यत हो गए, अपने हाथ में कटार ले ली, और जैसे ही वो अपने गर्दन पर घाव करने के लिए तत्पर हुए, बाज धर्म के रूप में प्रकट हुआ और राजा के हाथ पकड़ लिए। कथा से बोध क्या है? यहाँ इसकी प्रासंगिकता क्या है? ऐसे करना चाहिए।
यहाँ सब लोग बैठे होंगे, अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से सेवा करते होंगे। कोई साक्षरता, कोई स्वच्छता, कोई ग्राम विकास, कोई नशा मुक्ति, कोई संस्कार, कोई समरसता, ऐसे अनेक कार्य करते होंगे। ये सारे के सारे काम वास्तव में अनेक वर्षों से हमारे प्रदीप पांडे जी के नेतृत्व में जन अभियान परिषद का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के 3 लाख कार्यकर्ता कर रहे हैं। आज मैं इसको देखकर सद्गदित करने का यत्किंचित समय प्राप्त हुआ है। प्रदीप जी जैसे योग्य व्यक्ति जिन्होंने इस संगठन को गढ़ा, इसके 10 के 10। और एक कथा और आती है, वो कथा भी बड़ी महत्वपूर्ण, राजा रंतिदेव की कथा है। कथा लंबी है इसलिए उसमें जाऊंगा नहीं, ये सब महाभारत की कथाएं हैं और इसको उपाख्यान कहते हैं। महाभारत की कथा पांडव और कौरवों के बीच का युद्ध और उनके परिवार से किसी ने पूछा तुम चाहते क्या हो? तुम लगातार सेवा के काम करते रहते हो, कभी दान करते हो, कभी रुग्णों की सेवा करते हो, कभी पशुओं की सेवा करते हो। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाश। मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि जब तक जीवित हूं तब तक समाज के अंदर, प्रजा के अंदर उनको सुख प्रदान करूं तो मेरा जीवन धन्य है। ये सारी बातें हमारे शास्त्रों में पहले से लिखी। आजकल पूरे विश्व में रोटरी नाम के पर आधारित आज का ये कार्यक्रम, इसमें उन सभी से संवाद भी होना है और उससे संगोष्ठी, ये विषय, मूल विषय इसका वही है। तो मैं प्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय श्री रवि सोनी पांडे जी और कार्यक्रम के संयोजक और भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से अगर देखा जाए तो झुग्गी झोंपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक भैया अखिलेश खंडेलवाल जी, और मीसाबंदी मेरा परिचय बहुत पहले से मीसाबंदी के उससे रहा मोहन नागर जी से। तो माननीय मोहन नागर जी और सावित्री जो जो गुरुकुल संस्था, जो गुरुकुल परिवार है, उसके जो पूरा काम देखते हैं संयोजक ऐसे परेश पाठक जी। तो सबसे मुझे जिस एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते जब यहाँ पर लाया गया या तो, और दूसरा मैं आपको एक परिचय और भी दूंगा कि ये जो सिविल 20 है, एक 5 मिनट में इसकी जब हम बात करते हैं तो G20 उन 20 देशों का समूह है दुनिया के, वो ये 20 मेंबर्स हैं। साथ में जो इस दुनिया की 81% इकोनॉमी जो है, इसको बोलते हैं हम वर्ल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो निकल कर आता है जैसे GDP होता है ऐसा ही, तो वो जो है उन 20 देशों के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या होता है ना कि हर साल एक अन्य देश के पास 20 देशों में आपस में सर्कुलेट होती है ये प्रेसिडेंसी। हमारे से पहले इंडोनेशिया में ये प्रेसिडेंसी थी, तो इंडोनेशिया ने ये हमें सौंपा है। और अब हम इस देश में जितनी भी वर्कशॉप इस तरह की ब्राज़ील को मिलने वाली है, तो यहाँ से ये ब्राज़ील के लिए जाएगा और इसमें हम जो भी तय करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे सिविल 20 के अंतर्गत बैठे हैं, इस उन 20 देशों की सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे आप सब लोग अपना तकनीकी जो विषय है उसको थोड़ा यहाँ पे प्रस्तुत करूँ। आदरणीय सभी अतिथिगण, डायस पे मौजूद और सभा में उपस्थित सभी गणमान्य मेरे साथी, सभी सिविल सोसाइटी से रिलेटेड वर्क्स में इन्वॉल्व हैं। जहाँ तक मुझे लगता है किसी न किसी तरह से सभी राष्ट्र सेवा, देश सेवा, और सभी को तहे दिल से धन्यवाद। A big applause to each and everyone present in the hall. आप सभी के लिए है ये, क्योंकि निरंतर एक एक भी हम में से जो काम करते हैं उसी से कुछ हो सकता है, वरना एक जो लीडर हैं हमारे आदरणीय, सम्माननीय, बहुत ही प्रेरित करने वाले मोदी जी भी यही कहते हैं, सबसे छोटे से लेके बड़े तक जब सब मिलके हाथ पकड़ के नहीं काम करेंगे तब तक कुछ भी संभव नहीं है। इसी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसी
रिडक्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण। अब जब हम इस चीज को कहीं प्रस्तुत करते हैं तो डिजास्टर, आपदा क्या होती है, वहां से शुरू करते हैं। अगर हम वहां से लेके जनरल नॉलेज तक भी देते हैं तो हमारा एक प्रिलिमिनरी कोर्स पूरा सेमेस्टर लग जाता है। फिर हमें उच्च शिक्षा में भी देनी पड़ती है, पीजी, पीएचडी, टेक्निकल, सभी तरह की चीज़ों में। तो ये मुमकिन नहीं हो पाता कि हम वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक हम अभी पहुँच चुके हैं या उसके आगे हम सिखाएं। हमारी इच्छा है कि और मेरा एक्सपर्टीज डिजास्टर रिलेटेड है, तो ऐसा नहीं कर पाए। इसलिए मैंने काफ़ी सालों से देखा, तो मैंने एक बुक लिखी है, रिसेंटली बुक लॉन्च की, जो मैं वर्क कर चुकी हूँ। privileged, I am very much privileged to have worked in this very city, in होशंगाबाद city, in नर्मदापुरम, जब ये होशंगाबाद कहलाता था। यहाँ मैं 2003 में, 4 में, 5 में लगातार आती थी। डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का नाम सुना होगा आपने, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद सबसे पहला डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो पूरे भारत में स्थापित हुआ है, वहाँ करने से लेके सबसे जूनियर ऑफिशियल्स के लिए वो होता था 3-4 दिन का। और फिर मैंने ऐसे रिसर्च प्रोजेक्ट्स उठाए जिसमें मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, आप कहें सबसे ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा आपदाग्रस्त बोलेंगे, अभी आपदा आई नहीं है, पर जो जोखिम है या जो हज़ार्ड हैं, प्लस ये आप देखते होंगे नर्मदा जी हैं, बहुत ही पूजनीय हैं, लेकिन थोड़ा सा हम अगर 100 साल का डेटा देखें तो हर 10 साल में एक मेजर बाढ़ का प्रकोप हमने देखा रिसर्च में। प्लस यहाँ पे लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज भी हैं, प्लस ट्रांसपोर्टेशन इंड्यूस्ड केमिकल डिजास्टर्स भी होते हैं, जो लिक्विफाइड एलपीजी ट्रांसपोर्टेशन होती है। बिकॉज ये जो है बहुत ही क्रूशियल जगह है हमारी इंडिया के हिसाब से, इंडिया की लोकेशन के हिसाब से। बिकॉज ये जो आपका होशंगाबाद से जो हाईवे ज्वाइन करता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सबको ज्वाइन करता है, बिल्कुल हार्ट है अपना इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है, रेल से या रोड से, किसी भी तरह से आप देखें तो बिल्कुल हार्ट है। तो इसके ऊपर काफी डीप स्टडी की है। भौमिक जी, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के हमारे पूर्व उपाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी, यहाँ की नगर पालिका के आदरणीय अखिलेश जी, हमारे इस गुरुकुल के प्रमुख आदरणीय पाठक जी, संचालक महोदय, और यहाँ सभागार में उपस्थित सेवा से जुड़े सभी संगठनों के कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, वसुदेव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य को लेकर के विचार है, वो आदरणीय जामदार जी ने हमको मुख्य अतिथि के उद्बोधन में उन्होंने विस्तार से बताया कि अगर उस विचार से विश्व चलेगा तो कहीं भी युद्ध की स्थिति नहीं आएगी, अशांति नहीं है। सोनी जी ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही, आदरणीय मैम ने हमको आपात स्थिति क्यों पैदा हो रही है उसको लेकर के हमारी जो प्राचीन मान्यता थी उसका ही आधुनिक रूप, विज्ञान संबद्ध बातें हम सबको बताई। आज जो संकट विश्व के सामने खड़ा है, वास्तव में वो सबसे बड़ा संकट पर्यावरण का ही है। एक पेड़ भी अगर कम होता है तो उसका असर पड़ता है, एक पहाड़ भी अगर कम होता है तो उसका गंभीर प्रभाव पड़ता है, एक नदी अगर कम होती है तो लाखों प्रकार की जैव विविधताएं नष्ट हो जाती है।
लेकिन हम धड़ल्ले से पिछले 30-40 वर्षों से विकास के नाम पर या मनुष्य की सुलभताओं को लेकर के और इसका सर्वनाश करने पर तुले हैं। गरीब का मकान आएगा, कोई देखता नहीं है। यहां से निकलेगी, फिर वहां क्या आ रहा है, नदी आ रहा है, पर्वत आ रहा है, पहाड़ आ रहा है। मैं जिस जगह पर रहता हूं बैतूल में, भारत भारतीय स्थान है। 10 साल पहले वहां का जो मौसम था उसमें अचानक परिवर्तन आ गया और अचानक तापमान बढ़ गया। पहले कभी ओले नहीं गिरते थे, ओले गिरने लग गए। कभी गर्मी नहीं पड़ती थी, लू चलने लग गई। क्योंकि मैं पिछले 25 वर्षों से रहता हूं। और कारण कितना सा था, ये जो 4 लेन चला, ये वहां की जो सोना घाटी की पहाड़ी है, उस सोना घाटी की पहाड़ी को काट करके बनाया गया। इसके पहले भी रोड बने थे, लेकिन पुराने लोग बहुत समझदार थे। कैसे रास्ता निकालना, कहां से निकालना, प्रकृति का ध्यान रखना। अब तो बड़े बड़ी दैत्याकार मशीनें आ गई, कहीं से भी हम निकल सकते हैं। और मुड़ के देखो क्या कितनी महिलाएं दिख रही हैं आपको यहाँ पे। विमेन को प्रायोरिटाइज किया गया इन जानवी। और मैं आपको अपनी कहानी के माध्यम से बस शायद से एक थॉट, मैं बस एक मन में एक विचार डालना चाहती हूँ कि सेवा करने के लिए कभी कभी आप सेवा खुद के लिए भी कर रहे होते हो। इन द सेंस कि आप मेरे पहनावे से देख सकते होगे कि शायद से मैं अमीर परिवार को बिलोंग करती हूँ, क्या शायद से इसको कभी दिक्कत नहीं आई होगी ज़िंदगी में कुछ। बट द पॉइंट बीइंग कि औरतें और आदमी बहुत ही अलग जीवन जीते हैं, वही मैं गरीब हूँ या अमीर हूँ। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें हैं जो कि सिर्फ महिलाएं देखती हैं। जैसे बच्चा होने के बाद उस महिला की बॉडी में अलग अलग चेंजेस आना, और ये शायद से आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बना सकते हैं। बट मैं अपनी स्पीच या अपनी स्पीच के थ्रू ओवरऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है इसको हाईलाइट करना। तो मैं वापस आई हूँ अपने कॉलेज से, क्योंकि मेरे माता पिता को लगा कि मैं भोपाल में ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ। लेकिन भोपाल में अगर मैं बड़े शहर से आई हूँ तो भोपाल में बड़े शहरों जैसे अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं होगी। हो सकता है कि मुझे उस कंपनी में काम करने ना मिले, कहीं ढूंढने के लिए मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे ना अपने बारे में समझ आ रहा था, अपने माँ बाप के बारे में समझ में आ रहा था, दुनिया के बारे में समझ में आ रहा था। और तब मैंने डिसाइड किया कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँगी। जब एक हफ्ते हम बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चे 2 दिन में हम लोग उनको इतनी एक्टिविटीज़ कराते थे कि बच्चे स्कूल वापस आए कि भाई मेरे को तो पढ़ना है। पर लड़कियाँ आ ही नहीं रही थी। तो मैंने उनसे बात किया कि आप क्यों नहीं आ रहे हो। तो उन्होंने बताया कि दीदी मैं तो सफ़ेद सलवार पहनती हूँ और हमको ज़मीन पे बैठ के पढ़ाई करनी होती है। मैं घर पे जाती हूँ तो घर पे कमाने वाला 1 है, खाने वाले 3 हैं, और दादा दादी को तो अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो दादा दादी तो 5 का परिवार हो गया और 1 कमाने वाला हो गया। तो माँ बाप बोलते हैं कौन सा 2 दिन में पढ़ के प्रधानमंत्री बन जाओगी, घर बैठ जाओ। अब हम जो कि जैसे ये लोग भी अपना अपना कर्तव्य निभा रहे हैं इन ऑर्डर पढ़े और बढ़े, तो उनको आना भी ज़रूरी है। लेकिन टू अंडरस्टैंड क्यों नहीं आ रही है, हमको समझ में आया कि महामारी वॉज द रीज़न। एंड नॉट जस्ट महामारी, इट इज़ ऑल्सो कि क्या आपको सही प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए। अगर मैं ज़मीन पर बैठी हूँ तो क्या मैं कंफर्टेबल हूँ पढ़ाई करते समय। ये जो क्वेश्चंस रहते हैं ये मर्द नहीं पूछते, क्योंकि भाई लड़के तो रफ एंड टफ होते हैं ना, कहीं पर भी बैठ सकते हैं। इतनी 19-20 साल की थी ना, मेरे माँ बाप तो मुझे चैरिटी करने के लिए पैसा देंगे नहीं कि जाओ बेटा ये मेरे मैंने बहुत मेहनत से कमाया पैसा, तुमको अपना पर्पस ढूंढना है लाइफ में तो जाओ करो। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि तुम डॉक्टर बनने वाले, तुम रिप्रोडक्शन तो औरतों को बता ही सकते हो। तो हम क्लासेस में घुसते थे, छोटी छोटी मतलब 8 साल से 28 साल, 30 साल, 40 वर्षीय महिलाएं पीरियड्स के बारे में जानती ही नहीं है, क्योंकि इतनी हिचकिचाहट है उस सब्जेक्ट को डिस्कस करने में। तो ओवरऑल हम लोगों ने क्या किया, मैं जाती थी एंड मेरी आदत है कि मैं सबसे बहुत ही घुल मिल के बात करती हूँ। मुझे लोगों से बात करना पसंद है, मुझे उनकी बातें सुनना पसंद है और उनको कंफर्टेबल करना अच्छा लगता है।
लेकिन सही इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। तो मैंने अपने दोस्तों को बोला कि चलो तुम तो डॉक्टर बन गए हो ना, मैं लोगों को संभालूंगी, तुम बस आके सही इन्फॉर्मेशन औरतों को बता दो। हमने बरखेड़ी से लेके में ऐसा किया, हमने भी अपनी प्रेगनेंसी में ऐसा किया, हमने भी अपने बच्चे हुए, हम ऐसे बड़े आगे। तो ये जो बातें हैं जो औरतें शायद से आपस में भी ना कर पाएँ क्योंकि उनको शर्म आती है शायद से। आपको पता है मैं पिछले 3 साल में 1.5 लाख से ज़्यादा औरतों को इम्पैक्ट कर चुकी हूँ, हम 8,000 से ज़्यादा। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, सशक्तिकरण घर से शुरू होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ तो मेरे घर वाले या मेरे आसपास या इवन मेरा कम्युनिटी सशक्त होगा या एम्पावर्ड होगा। तो द पॉइंट भी कि इम्पॉर्टेंट है कि हम कॉन्वर्जेशंस करें, इम्पॉर्टेंट है कि हम बात करें, इम्पॉर्टेंट है कि हम हिचकिचाई नहीं, एंड इम्पॉर्टेंट है कि हम औरतों की दिक्कतों को औरतों के पर्सपेक्टिव से देखें, इन द सेंस कि सस्टेनेबिलिटी। जब मैं यहाँ पे आपके सामने एक स्पीच दे रही हूँ और सारी महिलाएं इस बात पे अग्री करेंगी कि अगर मेरे पीरियड्स आ जाते तो मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, वरना मेरी सलवार पे दाग आ जाएगा और फिर मुझे शर्म आएगी। तो ये सस्टेनेबिलिटी मतलब कि आपकी रिलेशनशिप सस्टेनेबल है आपके पति से या नहीं, कि आपकी बनती है या नहीं, क्या वो आपके साथ है या नहीं। तो जब महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात होती है तो सस्टेनेबिलिटी की डेफिनेशन चेंज हो जाती है क्योंकि उनकी डिमांड्स अलग है। तो माय चेंज मेकर्स हियर, जब भी आप माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं भोपाल से हूँ और यूथ फॉर युवाओं को स्वयं सेवा वॉलंटियरिज्म, युवा ही नहीं समाज के अलग अलग वर्ग के हमारे साथ गृहिणी भी हैं, हमारे साथ समाज के अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और ऐसे लोग भी हैं जो शायद हमारे साथ जब वो लोग अनुभव शेयर करते हैं और बताते हैं कि हमने पहली बार गांव देखा है। कुछ लोग बोलते हैं कि सेवा बस्ती में तो हम जाएंगे ही नहीं क्योंकि हमें अच्छा बदलाव दिखता है, तो उनको बहुत अच्छा लगा। मुझे सेवा के क्षेत्र में बात करने के लिए बोला गया है। एक छोटी सी कहानी है जो रियल में है। यूथ फॉर सेवा पूरे देश में लगभग 19 प्रदेशों में काम कर रहा है। साउथ से एक महिला है जिन्होंने कॉर्पोरेट में एक अच्छी सीनियर पोस्ट में जॉब कर लगभग 10 साल पहले जुड़ी थी और स्क्राइब के बारे में आप लोगों को शायद पता हो, जिनके नेत्र नहीं होते उनको एक चीज की बड़ी समस्या आती है और दुर्भाग्यवश मैं ये बोलना चाहूँगा प्रायोरिटी होती। उन स्क्राइब के लिए प्रिया श्री जी ने हमारे समाज में अनेकों उदाहरण हैं, मंच से हमारे जो मुख्य अतिथि बहुत उदाहरण दिए। एक उदाहरण और है हमारे संत समाज से निकालकर यहाँ आए। सेवा के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी, समाज के बारे में, दर्शन के बारे में, धर्म के बारे में बहुत सारी बातें सुनी। और इसके पहले कि मैं अपनी कोई और बात रखूं, मैं ये आप लोगों से अपना परिचय देते हुए कहना चाहता हूं कि हाँ, मैं भी सेवा का कार्य करता हूं। अब जब मैं ये बात किसी से कहता हूँ तो मेरे परिवार के लोग मुझसे पूछते हैं, भाई फिर खर्चा कैसे चलता है, घर कैसे चलता है, ये सेवा का कार्य होता क्या है और ये सेवा के कार्य में करने के लिए संसाधन कहाँ से आते हैं। हमारी जैसी संगोष्ठी अपने अपने कार्यों को बताने के साथ इस विषय पे अवश्य हमें चर्चा करनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे जगहों से आए हुए मेरे कई साथी लोग हैं जो अपनी अपनी संस्थाएं चला रहे हैं और मैं जानता हूं कि एक संस्था जब रजिस्टर्ड होती है तो उसके बायलॉज होते हैं, उसमें ढेर सारे सपने होते हैं, हजारों बातें उसमें लिखी जाती हैं। कई बार शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण,
न मालूम कितने सारे विषयों को जोड़कर एक व्यक्ति एक संस्था को जन्म देता है। ये दर्द सहन करती है कि उनके बच्चे नहीं रहते, तो वो दर्द सिर्फ महिला को होता है। मैं आप लोगों के साथ जो लोग संस्थाएं चलाते हैं, मैं आप लोगों का दर्द को स्वर देना चाहता हूँ, ये कह के कि नहीं ऐसा नहीं है, हम ये दर्द कमोबेश हर दूसरे दिन महसूस करते हैं। सपने कुछ और थे जब हम संस्थाओं को बनाते थे, और हम बार बार उन संस्थाओं को जीवन देने के लिए जो संघर्ष करते हैं, वो संघर्ष हम नहीं जानते। एक बिल छपवाना हो, एक व्यक्ति को खर्चा है, वो पैरालाइज है, ये मेरे घर में बैठे रहने से तो शायद नहीं होता। इसके लिए मुझे समाज में जाना था। मैं वापस लौट के आया, मैंने आदरणीय प्रदीप जी भाई साहब से बोला कि भाई साहब मुझे अब लेफ्ट तरफ की आंख से दिखना बंद हो गया और मेरा लेफ्ट जॉ काम नहीं करता। तो उनका जवाब ये था कि ईश्वर चाहता है कि अब बाकी दूसरे जो अंग काम कर रहे हैं उनसे आप देश की सेवा करें। मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ऐसे उंगली पकड़ के चलने वाले लोग मिले। मैं पहली बात जो आप लोग सेवा में लगे हैं और जिनका दम फूलने लगा है या टूटने लगा है, पहली बात जो कहना चाहता हूँ, यहाँ से बाहर निकलने के बाद इस बात को जेब में रख के जाइएगा कि इसके पहले कि आपकी अंतिम सांस टूटे, ज़रूर आपको जैसे ये लोग हैं ऐसे कोई ना कोई आपको भाई मिलेंगे। ये देश ये सेवा की धरती है, यहाँ ईमानदारी से सेवा करने वाले लोगों को लोग मरने नहीं देते। सेवा के कार्य को समाज में जन जन तक पहुंचाना और हमारे अपने जीवन को सार्थक करना, ऐसे कर्मयोगी बैठे हैं। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। एक बार अपने लिए खुद के लिए ताली बजाओ। और ताली ऐसे नहीं बजना चाहिए कि रक्त संचय ठीक ढंग से काम कर। वेरी गुड, अपने आप जुड़ती है। और कड़ी क्या है, जहां पसीना टपकता है, इस मानव जीवन के अंदर समाज की संवेदना से जुड़कर जो कोई काम करता है तो उसका पवित्र भाव समाज के सामने जाता है। और सेवा एक पवित्र कार्य है। उस नाते मैं सबसे पहले तपन जी भौमिक का नाम लेता हूं। पूर्ण जीवन राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित किया। और ये बात मनुष्य होने के नाते कैसे लगती है कि हमारे ऋषि मुनि बाप दादा पुरखे वो क्या बोले, 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। कीड़े बने होंगे, मकोड़े बने होंगे, पतंगे बने होंगे, उसके बाद ये मनुष्य जीवन मिला है। जहां पर ये कहा जाता है कि सेवा और संगम का, सेवा और संस्कृति का संगम अगर कहीं है दुनिया के अंदर तो इस माटी के डीएनए में है। या जात पात उससे ऊपर उठकर अगर इस माटी का डीएनए दुनिया टेस्ट कर रही है तो संवेदनाओं से जुड़ना, मानवता के लिए काम करना, प्राणी मात्र के लिए काम करना, पर्यावरण के लिए काम करना, और फिर उस विधा के अंदर हमारी अपने पूरे समाज को एकजुट करने का जो संकल्प लेके समाज को दिशा देता है, ऐसी माटी है ये। इसको मुझे गर्व हो रहा था कि भारत के अंदर डिजास्टर मैनेजमेंट पे इतना ज्ञान, इतना साइंटिफिक बात, पहली बार मैंने ये बात सुनी। एक बार इनके लिए ताली बजाओ। ये प्रोत्साहन उस बात का है, व्यक्ति का नहीं, जो ज्ञान के भंडार के साथ सेवा के क्षेत्र में काम करता है। ऐसे लोगों को हम बारंबार प्रणाम करेंगे तो हम निरंतर इस माटी की पूजा कर रहे हैं। एक और नाम बैठे हैं यहाँ पर मेरे अभिन्न, ऐसे भाई मोहन जी नागर। भारत भारती संस्था को जब देखने जाओगे तो मालूम पड़ेगा किस्सा आ गई। और मैंने उनसे पूछा कि एक उदाहरण ऐसा है जिसमें आप पहला महत्व किसको देंगे, जिसने ऐसे ऐसे पेड़ लगाए, ऐसा ऐसा जीवन। उन्होंने कहा
कि प्राणी मात्र के जीवन के लिए अगर कोई कार्य करने वाला व्यक्ति जिसने इतने पेड़ लगाए हैं वो निश्चित रूप से हमसे बड़ा है। बड़ा शब्द उन्होंने क्यों बोला? क्योंकि उसके कर्मयोग को उन्होंने प्रणाम किया। तो ये इस माटी के अंदर सेवा की कल्पना को लेकर जब काम करने वाले लोगों का मस्तक ऊंचा होता है और समाज इसको जब स्वीकार करता है तो फिर एक गौरव पैदा होता है कि इस माटी से पैदा होने के बाद अगर हमने अपने कर्म को किया, अपने संस्कार को किया, तो हमने संवेदना से समाज को जोड़ा है और संवेदना से समाज को जोड़ना ही मानवता है और मानवता का जीवन जीना ही वासुदेव कुटुंब है। और वासुदेव कुटुंब मतलब इस देश के प्रधानमंत्री के शरीर के अंदर जितनी नसें हैं उन सब में अगर खून है तो भारत माता की आराधना, तपस्या, समाज की सेवा, क्योंकि छोटी सी उम्र से ये जब काम चालू करता है आदमी तब इस राष्ट्रभक्ति का अलग जगता है। मुझे लगता है कि आज का अवसर सेवा की दृष्टि से हमारे ऐसे अनेक उदाहरण होंगे। उज्जैन के जन बैंक की कल्पना अभी जिस महामारी में आप लोगों ने देखी होगी, समाज को तड़पते हुए देखा होगा, अपनों को जाते हुए देखा होगा, बिलखते हुए देखा होगा, तब लगा होगा कि ये कल्पना कैसी है। और उन्होंने ऑक्सीजन बैंक का कॉन्सेप्ट कहां से चालू करा? वो दूसरी क्लास के बच्चों के बीच जाते हैं, वहां पर अपना लेक्चर देते हैं और हर रविवार के दिन शिप्रा जी के किनारे कोई ना कोई स्थान हो, विश्वविद्यालय के किनारे या उस कैंपस में कोई स्थान हो, उन बच्चों को बुला के वृक्षारोपण करवाते हैं। ये दृष्टि क्या है? पर्यावरण के संरक्षण की दृष्टि। ये भी एक सेवा का स्वरूप है। एक और उदाहरण में जो समाज कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, जो समाज के लिए काम कर रहा है, निराशा नहीं होना चाहिए, आशा की किरण जगनी चाहिए। मेरे भाई रविंद्र सोनी ने भी ये बात कही थी। तो वो बात भी ऐसी है कि भोपाल की एक संस्था वैसा, अभी हमारे परेश जी पाठक बोल रहे थे कि कैसे काम करना, क्या करना, व्यवस्थाएं कैसे चलती है, उनके तपस्या और उनके अंदर जो ललक है मैं उसको प्रणाम करता हूं। क्योंकि कोई दूसरी चीज नहीं होना चाहिए। शेर जैसी धार, शेर जैसी धार, तब उस माँ का प्यार भरा आंचल हमारी सारे संकल्प पूर्ण करेगा। भारत विश्व गुरु बनेगा। एक कल्पना नहीं है दोस्तों। हो युवाओं का क्षेत्र हो, उद्योगपतियों का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, सब जगह पे ये प्रेरणा देने वाले हमारे इस माटी से बने हुए ऐसे ऐसे लोग हैं जिसके कारण ये परिवर्तन आज समाज के अंदर दिख रहा है। और इसीलिए जब भी इस जगत जननी को याद करो तो पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। जब भी आयोजन होते थे जन अभियान के, ऐसे ओजस्वी वक्ता परम आदरणीय श्री प्रदीप जी पांडे जी को सादर प्रणाम करता हूँ। नगर के पूर्व अध्यक्ष परम आदरणीय श्री अखिलेश खंडेलवाल जी और जो इस पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं युवा मोर्चा के जिले के अध्यक्ष श्री दीपक भैया, उनका सहयोग दे रहे हैं श्री सांसद प्रतिनिधि और मनीष परदेसी जी, उपस्थित महानुभाव, संत समाज, युवा साथी, जो कि मैं सबसे आखिरी का बैट्समैन हूं और मुझे यहाँ अपनी बात रखने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, मैं उसके लिए आयोजन समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय, मैं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद में परामर्शदाता के रूप में माखन नगर में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। सबसे प्रथम मैं जन अभियान से, ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के माध्यम से मैं जन अभियान से जुड़ा। उसके पश्चात मैंने बीएस मदरा के रूप में हूँ। हमारे समाज को कहीं ना कहीं वो खत्म कर रहा है, तोड़ रहा है, हमारी संस्कृति को खराब कर रहा है। जब तक अगर समाज सुरक्षित नहीं होगी हम कोई भी समाज कार्य नहीं कर सकते। उन्होंने उस ईश्वर को साक्षी मानकर काम किया और हम लोगों ने लोगों को भोजन पैकेट देना, उन्होंने दुकानों पर गोले बनवाना ताकि लोग दूरी से सामान ले सकें। किसी की तबीयत खराब है तो उसको आता है। आदरणीय, जब हम फोन लगाते थे तो पूछते थे कौन से शंकराचार्य जी, मतलब हमारी संस्कृति में जिन लोगों ने चारों मठों की स्थापना करी, ऐसे आदिगुरु शंकराचार्य को हमारी संस्कृति भूलती जा रही है, जिन्होंने आज से हजारों लाखों वर्ष पूर्व
जब वो मात्र 4 वर्ष 6 वर्ष की आयु के थे, जब उन्होंने इतने वेदों का ज्ञान, नंदाष्टक का उन्होंने जब नंदाष्टक लिखी, और हम जो 4 मठों में जिनका हम पूजन करते हैं, ऐसे आदि गुरु शंकराचार्य जी कल जयंती थी, जो जनअभियान परिषद ने अपने छोटे छोटे कार्यक्रम यहाँ नर्मदा पूजते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, जो भारत की असली ताकत है, क्योंकि जो भारत में जिन चीज़ों पर कार्य होते हैं वो शायद पश्चिमी देशों में आप कर रहे होंगे। हम देख रहे हैं इस्कॉन मंदिर के माध्यम से आजकल विदेशी लोग आते हैं और भगवान कृष्ण की पूजन भी वो लोग करने लगे हैं, क्योंकि उनको एहसास होने लगा है कि जब कोरोना काल में अगर कोई संस्कृति, कोई सभ्यता अगर बची है तो भारत की बची है। ये जो संस्कृति, खान पान जो अच्छा है वो भारत का है। ऐसे हम लोगों ने शायद वो कुछ जी की पुण्यतिथि मनाई हो, या फिर महाराणा प्रताप जी की जयंती मनाई हो, स्वामी विवेकानंद जी की जयंती मनाई हो, या अरविंद की जयंती मनाई, डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती मनाई, निषाद महाराज की मनाई। मैं इसलिए सब चीज बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं आज की जो सरकार है या जो संगठन है जो सामाजिक सेवा कर रहे हैं या जनअभियान है, उनको हम स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कल रीवा में माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम था और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जैविक खेती पर एक डांस नृत्य का आयोजन किया, तो प्रधानमंत्री जी अपने आप को रोक नहीं पाए और वो मंच से उठकर उन जैविक जो नृत्य जो लोगों ने प्रस्तुत किया था, प्रधानमंत्री जी वहां तक पहुंच गए। जब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने झाड़ू उठाई थी, मुझे एक गलेरा गांव में एक शख्स ने बोला था कि क्यों हर्ष भाई आजकल प्रधानमंत्री केवल ये काम रह गया क्या? तो मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा भाई साहब चिंता मत करिए, अगर प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाई है तो इसका मतलब ये है कि पूरे देश में स्वच्छता आने वाली है। और आप देख रहे हैं कि एक जुनून, एक आंदोलन जैसा हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी विभाग हो, प्राइवेट कोई जगह हो, नर्मदापुरम हो, कोई भी पूरे देश में हम लोग देख रहे हैं हर जगह। अगर मैं भी अगर कुछ खा रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि यार इतना सहज होगा, तो ये मान के चलिए कि जो निचले क्रम में छात्राएं नर्सरी भी तैयार कर रहे हैं, जो आने वाले समय में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद हर्ष जी। इसी क्रम में मैं हमारे शहर नर्मदापुरम से हमारे बीच उपस्थित एक ऐसी शख्सियत स्थित थी जिनके कार्य हम सब के लिए प्रेरणादायी भी हैं, अनुकरणीय भी हैं। दिव्यांगजनों ग्लोबल विलेज की परिकल्पना भारत ने बहुत पहले दी थी और G20 जैसे, G7, G20 जैसे बहुत सारे सम्मेलन और बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स तैयार होते जा रहे हैं। ऐसे ही जब आज भारत को यह G20 का अध्यक्षता का अवसर मिला है और उसके अंतर्गत C20 यानी 720 का एक कार्यक्रम आज यहाँ नर्मदापुरम में आयोजित हो रहा है, ऐसे इस कार्यक्रम के इस महत्वपूर्ण सदन के बहुत ही गंभीर मंच को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मंच पे उपस्थित आदरणीय श्री तपन भौमिक जी, जय गुरु। आप हमारे स्पेशल ओलंपिक के चेयरमैन भी हैं। आपके मार्गदर्शन में हम बहुत सारे दिव्यांग बच्चों को मानसिक रूप से जो अपनी शुरू करने वाले थे, जो पटल पे बैठे हुए हैं, चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वे समाज कल्याण के अधिकारी हो, या वो विभाग के लोग हो, या जनप्रतिनिधि हो, माध्यम से बहुत सारे ऐसे विचार जिनका गेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा था, उसमें उन्होंने अपेक्षा कर ली कि क्यों ना आप भी इस कार्य को करें। ऐसे ही स्थापित होता है सहयोग विशेष आवासीय विद्यालय, जो इस जिले का एकमात्र दृष्टिबाधित बच्चों का विद्यालय है। उस विद्यालय में हमने कल्पना की कि चूंकि शिक्षा के साथ हम जुड़े हुए हैं, उसके विषय में आज चर्चा नहीं होनी है, शिक्षा के साथ में हम जुड़े हुए हैं, तो आप यहाँ पर ये बच्चे, इनके पालक भी हम और इनके शिक्षक भी हम, तो इनके पालक की तरफ से जो अपेक्षा है वो भी मुझे करनी है और जो इनके शिक्षक के रूप में कार्य करना है वो दायित्व भी हमारा। निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन, निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पुस्तक, निःशुल्क मनोरंजन, निःशुल्क सारी की सारी व्यवस्थाएं करने के लिए सरकार नहीं खड़ी थी, उसके लिए हमने खुद ने व्यवस्थाएं की। आज वो परिवार के बोझा ढोने का कार्य कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी सफलता लगती है। जब लगता है कि हमारा एक विद्यार्थी CTET क्लियर कर चुका है, शिक्षक बनने वाला है, तो लगता है कि हे प्रभु इसको जरूर सफल करना।
हमारा एक विद्यार्थी जो पूरे प्राणपण से यूपीएससी क्लियर करने के लिए तैयार लगा हुआ है, तो लगता है कि ये कल आईएएस अधिकारी बने। हमारा विद्यार्थी जब लगता है कि वो बैंक पीओ क्लियर कर। अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सबको नमस्कार। सेवा समर्पण में परमार्थ की आत्मा, गुरुकुल परिवार ने इन सभी सेवा और समर्पण में लगे हुए कर्म योगियों को यहाँ पर एक मंच देकर एक अम्ब्रेला के नीचे यहाँ एकत्रित करके उनके सेवा कार्यों को प्रणाम किया है, उनका वंदन किया है। उनका करना चाहता हूं जो सारे संगठन के यहाँ पर लोग हैं, G20 और C20 के तहत उनको यहाँ पर एकत्रित किया और उनको एक मंच दिया, जिसके लिए बहुत साधुवाद, बहुत धन्यवाद का पात्र है गुरुकुल परिवार। G20 और C20 के तहत रिन्यूएबल एनर्जी पर एक बहुत बड़ा काम हमारे देश ने किया। किसी भी देश का जो केंद्रीय बजट होता है, उस केंद्रीय बजट में हमारे सामने भी प्रस्तुत किया, जिसमें 19,500 करोड़ के बजट में अक्षय ऊर्जा पर एक बहुत बड़ा काम। पवन में हमारा देश पूरे विश्व में आज 5वें स्थान पर है। ये हमारे लिए गौरवान्वित होने का दिन है कि हम इतने टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक सिनेरियो में भी अपना परचम लहरा रहे हैं। छोटे छोटे विषय होते हैं, लेकिन उन विषयों पर हमारी जो संस्थाएं काम कर रही होती है वो कहीं ना कहीं गुम हो जाती है। और जैसा कि G20 और करके उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म, एक वैश्विक प्लेटफॉर्म मिले और वैश्विक प्लेटफॉर्म पर उस पर चिंतन मनन हो, ऐसा G20 ग्रुप में और भारत में जो अध्यक्षता हो रही है, और ऐसा हर गली मोहल्ले और गांव से निकलकर उसकी जो आवाज छोटे छोटे हमारे देश में हो रहे हैं, उसके लिए सभी साधुवाद के पात्र है। और हम लोगों को गौरव का विषय है कि हम सेवा के क्षेत्र में निरंतर अपनी छाप को छोड़ रहे हैं और वैश्विक पटल पर उसको रख रहे हैं। पर यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, काम कर रहे हैं, उन विषयों में से छांट कर हम कुछ चीजों को, जब ये एक जो विभिन्न देशों के लीडरशिप आएगी, उसके अध्यक्ष आएंगे और वहां पर हमारी रिपोर्ट प्रस्तुत होगी, और यदि इन गली मोहल्लों से, गांव-गांव से निकल के सारे संगठनों की बातें उसमें भी शामिल होगी, तो हम लोग इसको अपनी एक उपलब्धि समझेंगे। उस बहुत बड़े व्यक्ति ने मेरे से पूछा, भाई ये किनका बोर्ड है? मैंने कहा जो स्कूल नहीं जाते उनका बोर्ड है। तो हंसते लगे, स्कूल नहीं जाते उनका बोर्ड का है भाई? तो हमने कहा जो स्कूल नहीं जाते, जो स्कूल जाने से कतराते हैं, जो स्कूल जाते हैं पर पढ़ते नहीं हैं, जो स्कूल जाके स्कूल छोड़ चुके हैं, ऐसे लोगों को संस्कार देने का काम और गुरुकुल परिवार कर रहा है। ये अपने आप में मध्य प्रदेश ही नहीं, भारत में पहला गुरुकुल परिवार। धन्य है ये लोग। और वास्तव में ऐसे कार्यक्रमों में आने से, ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन करने से बहुत कुछ सीखने को इनको मिले या नहीं मिले, इनको जरूर मिलता है जो मंच पे बैठे। ऐसे हमारे मोहन जी नागर, आप संघ के प्रचारक रहे, भारत भारती। प्रदीप जी को आपने सुना, प्रदीप जी को सुनने के बाद बाकी कुछ रह नहीं जाता बोलने के लिए। तो प्रदीप जी ने बहुत अच्छे ढंग से और विषय को रखा। प्रदीप जी भी, ये जितने बैठे हैं ये सब पूर्णकालिक लोग हैं। पूरा समय सबको सूचना करना, सबके पीछे पड़ना, उसके लिए जो है सर्वदापुरम में एक ही व्यक्ति है, वो अखिलेश खंडेलवाल। इसका एक ही काम। आप अगर इनको कहो ना प्रधानमंत्री को यहाँ लाना है और इसको 10 दिन का टाइम दे दो, चिपक जाएगा जाके वहाँ। तो प्रधानमंत्री को इलाज कितनी परेशानियां हो, इनको कोई मना नहीं कर सकता। और ऐसे ही हमारे आशीर्वाद दाता, मार्गदर्शक माया बहन जी हमारे बीच में है, महिला मोर्चे के प्रदेश की अध्यक्ष है। मैं केवल 2-4 शब्दों में मैं कथन को समाप्त करूंगा।
एक शब्द चला NGO। अब ये मेरे शब्द आज तक मेरे समझ में नहीं आया। सब हम आप क्या करते हो, हम NGO चलाते हैं। वो बोलता ही नहीं कि मैं सेवा करता हूँ, वो बोलता ही नहीं मैं सामाजिक कार्य करता हूँ, वो बोलता मैं NGO चलाता हूँ। हमने कहा दादा NGO का मतलब समझा, हम इतने पढ़े लिखे नहीं। तो उसने कहा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। अरे बाप रे बाप, एक तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन सम्मेलन है ना कि NGO का है। नाम से ही गड़बड़ हो जाता है सब। कई बार देखना कि होशंगाबाद, क्यों भैया नाम का है बदले इसका? होशंगाबाद में क्या बुराई है? क्या आग के गोले गिर रहे हैं? और नाम से फर्क पड़ जाता है। जैसे ही आपने नर्मदापुरम रखा, इस धरती के प्रति सबका आकर्षण और सबको नमन करने का मन होता है, क्योंकि नाम का मतलब है। स्टीविया का पौधा यहाँ पर हम भेंट कर रहे हैं, जो कि इसको आते हैं। तो स्टीविया की खेती के माध्यम से तो आप अमित भैया से संपर्क कर सकते हैं। माननीय डॉक्टर अखिलेश खंडेलवाल जी, उनकी झुग्गी झोपड़ी जो है प्रशिक्षण शिविर समय समय पर लगाए जाते हैं। हम अमित भैया को भी आज इस कार्यक्रम के में सम्मानित करें। माध्यम से रक्त उपलब्ध करा चुके हैं। रक्तदान महादान विशेष सूत्र आदरणीय सदैव हमारे बीच उपस्थित हैं। गौशाला सेवा समिति से आते हैं। हम आपको सम्मान सादर आमंत्रित करते हैं। कृपया आप मंच पर पधारें। सम्मानीय मंच से आग्रह है या असहाय है, लाचार है, जो कि एक व्यस्त हो जाता है। वंदना दुबे जी बंदे नर्मदा समाज सेवा समिति से हमारे बीच पर। श्री कमल सिंह ठाकुर जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे श्री राकेश चौहान जी योग आयाम समिति से हमारे बीच उपस्थित हैं। आपसे पर्यावरण सेवा श्री KN त्रिपाठी जी। इसी क्रम में श्री सत्य साई जल सेवा समिति के प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित हैं। आपको मैं सम्मान सादर आमंत्रित करता हूँ, आप पधारें। सत्य वहाँ रेल यात्रियों को जो है इस प्यास बुझाते हैं, उनकी जल की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था उनके लिए करते हैं। बीच उपस्थित हैं, आप पधारें। राजेश रेखवार जी। प्रथमेश्वर से जो प्रतिनिधि अभी उपस्थित हैं, तो शीघ्रता से मंच पर पधारे। तो हमारे आदरणीय अर्जुन मीना जी, माखन मीना जी और जो संतोष मीना जी सहित जो भी हमारे मीना समाज शक्ति संगठन के सम्मानित साथीगण उपस्थित। सर यहाँ देखिए श्री संतोष मिश्रा जी पर्यावरण सेवा सहयोग विशेष विद्यालय। मैम यहाँ देखिए श्री सेव सिंह गढ़पुर जी भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी नर्मदापुरम में आप कार्य कर रहे हैं। आपको सम्मान सादर आमंत्रित कर रहे हैं। श्री गंभीर राजपूत जी क्लब, श्री JP मालवी जी NCC नेशनल कैंप रायपुर शासकीय नवोदय महाविद्यालय। बस ठीक, एक सेकंड वेट, 1 सेकंड। हर्ष तिवारी जी माधव ज्योति अलंकरण समिति। एक सेकंड वेट, ओके। शेष जो अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय है भारत भाग्य विधाता, जय है जय है जय है जय 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 है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।
वंदे आदरणीय श्री राजकुमार खंडेलवाल जी और सामान्य अर्चना जी और पीछे हो जाइए आप। आदरणीय श्री योगेश मोहन सेठा जी, रूपेश राजपूत, पूरा परिवार हमारा, हम सब इसके हो गया। चलिए सबको प्रणाम, आनंद आ गया। एक सेकंड वेट। ओके सबकी हमारे पास प्रशस्ति पत्र है, हम उनकी मान्य सर जी यहाँ देखिए। चलिए बधाइयाँ। हाँ आ जाइए। भोजन करेंगे यार, वैसा वो तपनिए ठीक है। मैं आग्रह कर आप सभी से आग्रह